So let's start. वर्क एनर्जी एंड पावर, इस चैप्टर के साथ हमारी सीरीज ऑफ लेक्चर चल रही है और पिछले 10 to 11 लेक्चर्स में हमने वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, इन सभी टॉपिक्स पर, इन सभी कंसेप्ट्स पर जो है अच्छा खासा डिस्कशन किया और साथ साथ काफी सारे इलस्ट्रेशंस भी हमने सॉल्व किए हैं, खास करके द क्वेश्चंस डीलिंग विद द इक्विलिब्रियम कंडीशंस इन द हेडिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब जो लास्ट लेक्चर हमने लिया था इसमें हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पर कुछ डिस्कशन किया था और ये भी कहा था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये जो लॉ है ये हर हालत में होल्ड करता है। एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट वी कैन जस्ट कन्वर्ट इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इस पर मैंने कपल ऑफ क्वेश्चंस पिछले लेक्चर में करवाए थे। अब उसी बात को हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास में भी हम कुछ काफी अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। So this I may start with. Now in this question हमें ये बताया जा रहा है कि एक फ्लेक्सिबल चेन है जिसकी लेंथ L है and the mass is M and it is slowly pulled at constant speed up over the edge of the table by a force parallel to the edge of the table. Assume that there is no friction between the table and the chain. Calculate the work done and we have to solve this condition by two different methods. Variable force method से एक solve करना है हमको और दूसरा जो अप्रोच है हमारा वो है पोटेंशियल एनर्जी मेथड। तो पहले मैं इसका एक जनरल आइडिया आपके सामने बना दूं कि इस तरीके से मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है लाइक दिस, ये कोई टेबल है ऐसा। अब एक चेन है जो कि फिलहाल ऐसे हैंगिंग हम बता रहे हैं लाइक दिस और इसकी लेंथ हमने मानी L और इसका मास हम कंसिडर करते हैं M। अब इस चेन को जो है ना स्लोली हमको ऐसे फोर्स लगा के ऊपर की तरफ पुल करते जाना है, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हमें कितना वर्क करना होगा एंड दिस क्वेश्चन इज बीइंग सिंप्लीफाइड, इसको आसान बना दिया गया ये कहते हुए कि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं, जस्ट पुलिंग के लिए जो फोर्स हमें लग रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके हिसाब से हमें काम फाइनलाइज करना है एंड वी जस्ट हैव टू सॉर्ट इट आउट बाय टू डिफरेंट अप्रोचेस, पोटेंशियल एनर्जी मेथड और वेरिएबल फोर्स मेथड। तो मैं पहले आसान वाला मेथड आपके सामने रखता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी मेथड में पहले आपको समझाता हूँ। लेट्स से बच्चों के टेबल के सरफेस को मैं रेफरेंस लाइन मान लेता हूं, ये रेफरेंस लाइन, और हम जानते हैं कि रेफरेंस लाइन पर जो पोटेंशियल एनर्जी का अजम्पशन होता है वो कितना होता है, 0, ठीक है। तो जब हमने चेन को अभी पुल नहीं किया है, ठीक है, चेन को भी हमने पुल नहीं किया है, इट इज जस्ट हैंगिंग, अभी हमको इसे पुल करना है ऊपर फोर्स लगा के, तो इस सूरत में इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी जिसे मैं कॉल करता हूं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं वो फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं तो बेटा इसका जो मास है वो m है और रेफरेंस लाइन के लिए इसका सेंटर ऑफ मास L/2 इतने गैप पर आता है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसकी हो जाएगी mg L/2। क्या कहते हो बेटा, सही है? बिकॉज इस तरीके से कंटिन्यूअस बॉडी में हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं बेस्ड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द रेफरेंस लाइन एंड द सेंटर ऑफ मास। अब इमेजिन करें कि इस चेन को हमने पूरा का पूरा ऊपर पुल कर लिया, ये मैं चेन को ऐसे बता रहा हूं कि मैंने इसे पूरा ऊपर पुल कर लिया, ये चेन आ गई पूरी ऊपर, जस्ट इमेजिन कर। तो चेन का मास पूरी तरीके से लेइंग है ऑन द रेफरेंस लाइन, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा इसकी? यस, क्या आप बता सकते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ये पूरी तरीके से रेफरेंस लाइन पे ही आया, कोई हाइट बना ही नहीं इस केस में। 0। शाबाश, वेरी गुड। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है 0। अब हमें वर्क डन निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जीज के रेफरेंस में जब हम वर्क डन लिखते हैं तो ये बनती है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, बट हाउएवर दिस वर्क डन वी टेक इट एज नेगेटिव। तो इधर का अगर मैं माइनस हटा दूं तो यही वर्क डन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल। करेक्ट हो गया बेटा? मैथमेटिकल अरेंजमेंट समझ में आ गया आपको? सो दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू, इनिशियल का वैल्यू है mg L/2 और फाइनल का है 0,
यानी कि टोटल वर्क डन बड़ी आसानी से हमको मिल गया mgl/2। दैट्स इट, डन, फिनिश। लेकिन ये जो अप्रोच हमने अप्लाई किया, ये पोटेंशियल एनर्जी वाला अप्रोच था, एकदम आसान, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी कैलकुलेशन। ठीक हो गई बात? यस। अब आते हैं इसके सेकंड अप्रोच पर, फोर्स मेथड से करते हैं। तो ये नंबर 1 है, और ये जो कैलकुलेशन अभी अभी मैंने यहाँ पे बताया, ये नंबर 2 है। अब फोर्स मेथड से इसी काम को करने के लिए मैं ये डायग्राम फिर एक बार बनाता हूँ। लेट्स से कि ये टेबल है जिस पर हमको चेन पुल करना है, और ये चेन है जो मैं इंटेंशनली ऐसे दिखा रहा हूं कि थोड़ी सी मैंने पुल कर ली है ऊपर की तरफ, इंटेंशनली ऐसे दिखा रहा हूं। एंड वी आर जस्ट स्लोली पुलिंग इट विदाउट इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज हम इसको स्लोली पुल कर रहे हैं विद कांस्टेंट स्पीड। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी का कोई रोल नहीं है, बिल्कुल धीरे 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 हम इसका ये काम कर रहे हैं। तो ये हमने फोर्स लगाया। अब बच्चों, ये फोर्स जो हमें लगाना पड़ेगा ना, ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको बिल्कुल शुरुआत में खींच रहे होंगे ना, तो चेन का बहुत बड़ा हिस्सा हैंगिंग रहेगा, तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और जैसे जैसे ये चेन टेबल पे आ जाएगी, तो हमें कम फोर्स में भी पुलिंग पॉसिबल हो जाएगी। आ रही ना बेटा बात समझ में? और वैसे भी यहाँ पे टेबल पे कोई फ्रिक्शन का रेफरेंस नहीं लिया गया है। तो यहां इस बात पे मैं जोर दे रहा हूं कि जिस फोर्स से हम इसे पुल कर रहे हैं, ठीक है, वो फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम शुरुआत में इसे खींचेंगे, तो क्या चेन का बहुत बड़ा हिस्सा हैंगिंग है, तो हमें इसे संभाल के खींचना पड़ेगा ना, वेट को भी संभालो और फिर ऊपर भी खींचो, है कि नहीं बेटा बात? यस। और जैसे जैसे चेन टेबल के ऊपर आती जाएगी, तो चेन का जो हिस्सा हैंगिंग है वो कम हो जाएगा, तो ज्यादा वेट को हमें संभालने की जरूरत नहीं होगी, खाली खींचना पड़ेगा। तो कंपैरेटिवली हमें कम फोर्स यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो फंडामेंटली एक बात क्या समझ में आई कि दिस इज नॉट अ कांस्टेंट फोर्स केस, वेरिएबल फोर्स है ये। देखो, वेरिएबल फोर्स यहाँ लिखा भी है बाकायदा। तो आपको याद होगा बच्चों कि वेरिएबल फोर्स, इंटीग्रेशन। यस, वेरी गुड बेटा, शाबाश। वेरिएबल फोर्स के लिए जब हम वर्क डन को कैलकुलेट करते हैं, तो हम इंटीग्रेशन का मेथड यूज करते हैं। तो चलिए ये मान के चलते हैं कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब हम इसे देख रहे हैं, y पोर्शन ऑफ चेन जो है ना, ये हैंगिंग है। y पोर्शन, छोटा सा y पोर्शन ऑफ चेन जो है ये हैंगिंग है, और हम इसे थोड़ा सा और ऊपर खींच लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा और ऊपर चला जाए विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ dy। तो बच्चों, इस सिचुएशन में अगर मैं फोर्स लिखने की कोशिश करूंगा, तो ये फोर्स कुछ इस अंदाज से लिखा जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ चेन, या ऐसे करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय हैंगिंग लेंथ ऑफ चेन। ठीक है? अब ये फॉर्मूला मैंने क्यों डेवलप किया, इस फॉर्मूले का क्या रेफरेंस बनता है? जस्ट इमेजिन करो बेटा कि बिल्कुल एज पर ये ऐसी हालत में है, इस तरीके की हालत में है, तो जो फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, क्या वो फोर्स इस पूरी चेन के वेट के बराबर होगा? इसके वेट को संभाल के खींचना है यस। ना। हाँ, तो जरा सोचो, मास पर यूनिट लेंथ अगर मैंने लिखा, जस्ट इमेजिन करो बेटा, तो ये मास पर यूनिट लेंथ हो गया बेटा, या वेट पर यूनिट लेंथ ऐसे कर लें, mg/l, ठीक है, इनटू इनिशियल स्टेज में जब पूरी चेन यहां पे लटक रही होगी, तो क्या हैंगिंग लेंथ ऑफ चेन l आ जाएगा? पूरी चेन लटक रही है, यस। इनिशियल स्टेज में पूरी की पूरी चेन अगर यहां पे लटक रही है, तो हैंगिंग लेंथ ऑफ चेन कितना आएगा? l आएगा ना। कंप्लीट लेंथ लटक रही है ना, हैंगिंग है ना। यस। हाँ, तो ये L और L कट गया। जस्ट इमेजिन करो, अगर मैंने यहाँ थोड़ी देर के लिए L लिखा, तो ये L और L कट गया, तो फोर्स कितना लगा? mg, है ना। उसके वेट को तो संभालने के हिसाब से तो कम से कम फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। अब जैसे 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 ये चेन ऊपर खिसकती जा रही है, मान लो ये चेन ऐसे ऊपर खिसक के खिसक के खिसक के सिर्फ आधी चेन बची, तो यहाँ हैंगिंग लेंथ क्या आ जाएगी? L/2। L/2। तो यही कैलकुलेशन रिजल्ट हो जाएगा mg/2।
जाहिर बात है आधी चेन बची तो फोर्स भी आधा हो गया। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में अगर हम प्रॉपर हैंगिंग लेंथ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते जाएं तो हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि वो फोर्स धीरे 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 कम होता जा रहा है। और अगर ये पूरी चेन ऊपर आ गई तो यहाँ हैंगिंग लेंथ कितनी हो जाएगी? 0। अगर हैंगिंग लेंथ 0 हो गई तो फोर्स भी 0 हो जाएगा। आया बच्चों समझ में? यस Yes, sir. यस तो सर। हमने इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को अपने लेवल पे ना डिजाइन किया यहाँ पे। ये किसी बुक में से हमने पढ़ा है ना, ये कोई रटा रटाया फॉर्मूला नहीं, हमने इसको डिजाइन किया यहाँ पे कि हमें यहाँ पे इसे कैसे लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये मास से और ज्यादा सुटेबल वर्ड मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आना चाहिए वेट, वेट पर यूनिट लेंथ। तो फिलहाल बेटा मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या इमेजिन किया कि y पार्ट ऑफ चेन जो है अभी हैंगिंग है, तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए, इसे ध्यान से देखें, mg/l इंटू क्या आना चाहिए? y। करेक्ट हो गई बात? यस। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस तरीके के सिचुएशन में याद रखें, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, इसको याद रखें कि भाई ऐसे लिखा जाएगा। अब आते हैं वेरिएबल फोर्स मेथड पे। बेटा वेरिएबल फोर्स मेथड जब हम अप्लाई करते हैं तो हम इंटीग्रेशन करते हैं फोर्स इनटू अ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है dy। मैं यही कह रहा था कि y इतनी लेंथ लटक रही है और हमने हल्का सा dy इस पे ऊपर पुश किया, एक लिंक मान लो, जैसे मान लो हमने ऊपर खींच ली तो डिस्प्लेसमेंट dy हो गया while the chain length y is hanging। ओके विद दिस? अब इंटीग्रेशन करते वक्त हमको इसकी लिमिट लगानी पड़ेगी। तो लिमिट की शुरुआत होगी उस वक्त से जब पूरी की पूरी चेन हैंगिंग होगी, यानी कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन व्हेन इट इज इन हैंगिंग कंडीशन, दैट इज L स्टार्ट में। और एंड इस बात पर होगा जब पूरी की पूरी चेन टेबल पर आ चुकी होगी, 0। गेटिंग इट? नो पार्ट इज हैंगिंग। आया बेटा समझ में? यस सर। अब इसे इंटीग्रेट कर लें। यस सो ये L से लेकर के 0, दिस विल बिकम mg/L into y into dy। ठीक है? अब इंटीग्रेशन से बाहर जो आएगा वो कांस्टेंट टर्म्स होंगे। इंटीग्रेशन चलेगा L से लेकर के 0 y dy। अब आप ही बता दें बेटा यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा y का? V²/2. v कहां से? y²/2 है ना? करेक्ट है ना? हाँ, yes. y²/2। so this will become y²/2 and the limits will be L to 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा mg/L। अपर लिमिट हो गई अपनी 0 माइनस L²/2, तो कैलकुलेशन हो गया mg/L माइनस में L²/2। यहां से हम देखेंगे बच्चों कि ये एक फैक्टर कैंसिल हो गया, तो टोटल वर्क डन हमारा हो गया माइनस mg/L/2। डन, फिनिश। अब आप बोलेंगे सर माइनस आ गया। माइनस इसलिए आया बेटा कि हमने ये वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी किया है। ग्रेविटी के हिसाब से ये चेन तो नीचे गिरनी चाहिए ना, हमने इसको ऊपर खींचा, तो वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी, दैट्स व्हाई इट इज बीइंग रेफर्ड इन माइनस। तो माइनस का यहाँ पे कोई खास मतलब नहीं है, अगर हम बाद में से ये माइनस हटा भी दें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, हमें बस मैग्नीट्यूड निकालना है। अब इस पूरे अप्रोच को देखो, जो आंसर आया उसे देखो, और डायरेक्ट जो पोटेंशियल एनर्जी मेथड है मैंने जिसमें एनर्जी मेथड करके किया उसका आंसर देखो, दोनों आंसर सेम है। अब यहाँ पे मैंने कंपैरेटिव रखा, इंटेंशनली मैंने इसे कंपैरेटिव रखा, क्यों? क्योंकि आपको समझ में आए कि एनर्जी मेथड से चीजें आसान होती हैं। हुई कि नहीं आसान एनर्जी मेथड से चीजें? यस सर। हाँ, एनर्जी मेथड से चीजें आसान हो जाती हैं, बस एनर्जी का कैलकुलेशन करना होता है, ज्यादा इंटीग्रेशन ये वो तामझाम नहीं रहता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन हो जाता है। लेकिन एक शर्त है कि आपको एनर्जी के सारे रेफरेंसेस अच्छे से बताने आने चाहिए। ओके, चलिए इन क्वेश्चंस की थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा और अच्छे से आप इन चीजों को हैंडल कर पाएंगे। खास करके मैं इस स्टेज पर ये कहूंगा कि ये पर्टिकुलर जो फॉर्मेट ऑफ फॉर्मूला है इसे अच्छे से याद रखिए। यहाँ मास की जगह आप अगर वेट ये वर्ड रेफर करना चाहते हैं तो वैसे रेफर करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक पार्टिकल है जिसका मास है 0.5 किलोग्राम, सो लेट मी राइट दिस एज m, और ये ट्रैवल करता है एक स्ट्रेट लाइन पर और वेलोसिटी इसकी ऐसी गिवन है ax⁵ और a का वैल्यू 5 बता दिया इन्होंने।
तो ये पूछ रहा है कि वर्क डन कितना होगा बाय द नेट फोर्स फॉर द डिस्प्लेसमेंट जब x इज इक्वल टू 0 से लेके हम x इज इक्वल टू 2 मीटर पर जाते हैं। तो सबसे पहले मैं वेलोसिटी की इक्वेशन को ठीक ठाक तरीके से लिखना चाहता हूं। ये हो जाता है 5x रेज टू 3/2। ठीक है, आई हैव जस्ट सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू फॉर x एज गिवन इन द क्वेश्चन। अब बच्चों इसकी इनिशियल स्टेज की बात करते हैं। इनिशियल स्टेट मतलब उस वक्त जब x 0 था। तो बेटा जब x 0 होगा ना, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना, तो v भी 0 हो जाएगा। देखो तो, क्योंकि x की वैल्यू 0 है, अगर मैं x की जगह पे 0 रख दूंगा तो v भी 0 हो जाएगा। और बच्चों अगर v 0 हो जाता है तो इस सूरत में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी, बिकॉज बाय फॉर्मूला इट इज हाफ mv स्क्वायर। यस और नो? क्लियर हो गई बेटा बात? Yes. Yes, sir. अब बात करते हैं इसके फाइनल स्टेट की। फाइनल स्टेट एज पर क्वेश्चन हमें पहुंचना है रेफरेंस लाइन 2 पे, पोजीशन 2 पे। तो जरा ध्यान से देखो v कितना हो जाएगा। v हो जाएगा 5x, x की जगह पे बच्चों आएगा 2, बट हमें लिखना होगा 2 रेज टू 3/2। अब यहां आपको निकालना है इसकी काइनेटिक एनर्जी, जिसे फिलहाल बच्चों मैं कॉल कर रहा हूं काइनेटिक एनर्जी फाइनल। बाय फॉर्मूला ये चलेगा हाफ के का फॉर्मूला लिख दूं यहां पे मैं, हालांकि सबको आता है, हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मास हम देखेंगे तो वो गिवन है 0.5 इंटू वेलोसिटी हो गई 5, 2 रेज टू 3/2 का स्क्वायर। गेटिंग इट बेटा, राइट? So let's complete the KE final values. So KE final will become equal to, ये हाफ हो गया, 0.5 का मतलब भी हाफ ही होता है, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और ये हो जाएगा 8। अब आप बोलेंगे सर ये 8 कैसे हुआ? तो ध्यान से देखो, मैं यहाँ छोटा सा एक कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 2 रेज टू 3/2 का भी आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये दोनों पावर्स तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जब 3/2 इंटू 2 करेंगे तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, है ना? तो 2 की पावर फाइनली बचेगी कितनी? 3, 2 रेज टू 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना आंसर आया? 8। यस, क्लियर हो रही है बेटा बात? Yes, sir. Yes, sir. तो ये इस तरीके से 8 हो गया। अब कैलकुलेशन को आपने पूरा करना है। जब आप कैलकुलेशन पूरा करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 2 4 हो गया और ये 8 को इन्होंने 2 से काट दिया। तो फाइनली जो फाइनल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी 50 जूल। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस पूरे प्रोसेस में वर्क डन कितना हुआ। बहुत आसान है, जब हम काइनेटिक एनर्जी का रेफरेंस लेते हैं तो वर्क डन होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमने अभी भी निकाली 50 है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को आप चेक करें तो वो 0 है, यानी कि इस प्रोसेस में वर्क डन हो गया 50 जूल। दैट्स इट, डन। क्लियर हो गई बेटा बात? Yes, sir. आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है। ये हमारे थियोरी पेपर्स में अक्सर पूछा जाता है। A drop of mass 1 gram falls from a height of 1 kilometer. तो लेट मी जस्ट रिप्रेजेंट द सिचुएशन। इस तरीके से ये ग्राउंड लेवल है और कोई ड्रॉप ऑफ मास है जो यहां पर है 1 ग्राम, और ये नीचे गिरेगा। इसकी रेफरेंस हाइट है 1 किलोमीटर, विच मीन्स 1000 मीटर। तो ये पूछ रहा है कि जब ये नीचे गिरा तो इसकी स्पीड हो चुकी थी 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फिर हमें बताना है कि वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। ये रेजिस्टिव फोर्स मतलब जब कोई चीज हवा में गिरती है ना ऐसे, तो एयर का रेजिस्टेंस आ जाता है, एयर की वजह से रुकावट आती है ना? जैसे आप इमेजिन करें अपने आप को कि अगर आप पानी के अंदर किसी चीज को चलाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा ऐसा अपोजिशन महसूस होता है ना, वैसा हवा का भी रेजिस्टेंस रहता है, लेकिन वो बहुत कम रहता है, इसलिए आमतौर पर हमको वो महसूस नहीं होता। लेकिन अगर कोई चीज तेजी से इसके अंदर मूव करने की कोशिश करती है तो एयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आता है। और यही वजह है कि जो सेलेस्टियल बॉडी ऊपर से गिरती रहती है ना, जब वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है तो वो एयर के अंदर तेजी से जब मूव करने की कोशिश करेगी तो वो फायर कैच करती है। एयर के रेजिस्टेंस की वजह से, रगड़ की वजह से, वहां पे फ्रिक्शन की वजह से उसमें आग लग जाती है। ऐसा होता है। एनीवे,
हमको ये निकालना है कि यहाँ पे कितना वर्क डन है। अब मैं इस चीज को बड़े ही सिंपल तरीके से एड्रेस करना चाहता हूँ। सबसे पहले बच्चों मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि जब ये हाइट पर था तो इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी। तो आंसर है mgh। मास बताया 1 ग्राम, इसका मतलब 1 × 10⁻³ g है 10 और हाइट हमको इसने 1 किलोमीटर विच मींस 1000 मीटर। तो कैलकुलेशन के बाद मुझे पता चलेगा कि इसके पास 10 जूल की पोटेंशियल एनर्जी थी। स्टेप क्लियर हो गया बेटा ये। दूसरा, जब ये फाइनली नीचे गिर रहा है तो इसने कुछ स्पीड अटेन कर ली 50 मीटर पर सेकेंड। तो मैं जानना चाहता हूं कि जब ये गिर रहा था तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आई। तो आंसर है हाफ mv²। अब ये काइनेटिक एनर्जी अगर मैं कैलकुलेट करता हूं बेटा तो ये हो गया हाफ। मास है 1 ग्राम का मतलब 1 × 10⁻³ और इसे करते हैं 50 × 50, है ना। तो 50 × 50 25, 25 ये 2 जीरो तो यहाँ पे कट गए, 2.5 और 2 से अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 1.25। सही है बेटा कैलकुलेशन? यस। तो जल्दी रिस्पॉन्स करें तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। यस सर। अब आप अगर नोटिस करते हैं तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी यहां ऊपर थी फॉलिंग डाउन के प्रोसेस में उतनी काइनेटिक एनर्जी आनी चाहिए थी ना, है कि नहीं। यस सर। अब पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर कितनी थी? 10 10 जूल। जूल। तो जब वो नीचे गिर रहा था तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी 10 जूल आनी चाहिए थी, है कि नहीं। लॉजिकली सोचे तो ऐसा ही होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी पूरी कन्वर्ट होनी चाहिए किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, है ना। लेकिन यस। ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे हमको काइनेटिक एनर्जी काफी कम मिल रही है। तो हमारे माइंड में एक बात क्लिक कर जानी चाहिए, एक हिंट हमारे माइंड में आना चाहिए कि ये जो काइनेटिक एनर्जी में कमी हुई है ये कहां गई। रेजिस्टिव फोर्स। यस, वेरी गुड, शाबाश। तो जो हवा के अंदर का रेजिस्टिव फोर्स था यहाँ एयर का, उसने उसको खा लिया, उसने उसको कंडेम कर दिया, उसने उसको यूज किया, या ऐसे कह लीजिए कि उस रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट में मूव करने के लिए जो वर्क हमको करना पड़ा उसकी वजह से ये एनर्जी हमारी कम पड़ी, है कि नहीं। यस सर। इस सिचुएशन में क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू पी माइनस के, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, है कि नहीं। सो आंसर हो जाएगा 10 - 1.25, यू मे गेट एन आंसर ऑफ 8.75 जूल। गेटिंग इट राइट? यस और नो बेटा? यस सर। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। इसी तरीके का है, इसी लेवल का है, इसी वे में इसे पूछा गया है। एक ब्लॉक है और इसका मास m है, विच इज बीइंग स्लाइडिंग ऑन अ बाउल, जैसे ये। अब ये जो वॉल है इसकी, ये पूरी फ्रिक्शनलेस है, इस पर कोई इसका रेजिस्टिव फोर्स तो आएगा नहीं क्योंकि वॉल को फ्रिक्शनलेस बोल दिया इन्होंने। तो सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि हाइट से नीचे उतर रहा था तो नीचे आते आते वो सब कुछ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब वो फ्लैट सरफेस पर आता है तो उसका फ्रिक्शन हो जाता है 0.2। फ्लैट सरफेस पर उसका फ्रिक्शन हो जाता है 0.2। मतलब फ्लैट सरफेस पर जब वो मूव करने लगेगा तो क्या एनर्जी में कमी आने लगेगी? यस। यस। तो अब हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये कितनी दूर जाके रुकेगा, वेयर विल द ब्लॉक कम्स टू रेस्ट। तो पॉइंट पी से 1 मीटर पे जाके रुकेगा, मिड पॉइंट पे जाके रुकेगा, 2 मीटर पे जाके रुकेगा, एट क्यू रुकेगा, पूरा चल के रुकेगा, या ऊपर जाएगा, हु नोज, मतलब वी डोंट नो। आइए निकालते हैं। तो इस प्रोसेस को आप बहुत ध्यान से समझें, बहुत केयरफुली इस प्रोसेस को समझें बेटा। थोड़ा मैं इसको बड़ा करता हूं। आप मुझे एक बात बताएं कि जब ये ब्लॉक यहां ऊपर था तो इसके पास कौन सी एनर्जी थी होगी? काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल। काइनेटिक कैसे आएगी बेटा? हाइट पे पोटेंशियल। है तो पोटेंशियल आएगी ना। काइनेटिक उस वक्त आएगी जब वो चल रहा होगा, व्हेन इट इज इन मोशन, ठीक है। तो इसके हाइट पर रहने के बाद इस पर इसके पास कौन सी एनर्जी आएगी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल आएगी, ठीक है ना। अब ये नीचे फॉल कर रहा होगा और लेट्स से कि ये जस्ट यहाँ पे पहुंच गया, जस्ट ऐसे मैं दिखा रहा हूं,
ये जस्ट मान लो यहाँ पे जस्ट अभी इसने एंट्री कर ली यहाँ पे, ठीक है, बॉटम पे इसने एंट्री कर ली, तो इसके पास कितनी एनर्जी आएगी, सॉरी कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि यहाँ तो ये मूव करके आएगा। अब इसके आगे ये क्या करेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से चलेगा और पता नहीं कहीं जाके ये रुकेगा, हमें एग्जैक्टली पता नहीं। लेट्स से कि इसने कुछ एस डिस्प्लेसमेंट लिया और यहां जाके ये रुक गया, स्टॉप, ठीक है, कम्स टू रेस्ट बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मुझे एक बात बताएं कि इसके पास जितनी भी एनर्जी थी रही होगी, उसका फॉर्म चाहे काइनेटिक हो या पोटेंशियल हो, क्या यहां फ्रिक्शनल फोर्स के वर्क डन ने उसको खत्म किया? नो। हाँ ना बेटा, नो क्यों? ये रुका मतलब इसकी एनर्जी खत्म हो गई, तो इसकी एनर्जी को किसने खत्म किया? जब ये यहां मूव कर रहा था तो इस सरफेस पे तो फ्रिक्शन था ना। ये देखिए क्वेश्चन पढ़े प्लीज, जरा आप आंसर करते वक्त थोड़ा सा केयरफुल रहें। यहां से यहां जब ये मूव कर रहा था और रुक गया, रुका मतलब इसकी एनर्जी खत्म हुई, इतनी बात तो बताएं जल्दी से, रुका मतलब इसकी एनर्जी खत्म हुई कि नहीं? यस सर। यस सर। एनर्जी किसने खत्म की? इसके पास तो थी काइनेटिक एनर्जी, किसने खत्म की इसकी एनर्जी ने, एनर्जी को? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की फोर्स ने खत्म किया। एकदम सिंपल है, थोड़ा सा ज़हन लगाएं आप अच्छे से, कंसंट्रेशन दे के सुने आप। तो फ्रिक्शनल फोर्स इसकी सारी एनर्जी खत्म कर देता है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बोलेंगे हम इसको। इसकी एनर्जी को खत्म करने के लिए, इसकी एनर्जी को किल करने के लिए, इसकी एनर्जी को एंड करने के लिए, इसको पूरा रुकाने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो आंसर है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अच्छा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ने क्या इसकी सारी एनर्जी खत्म कर दी? यस। तो इसके पास थी कितनी, कितनी थी? केई थी कि नहीं थी? यस सर। यस सर। और वो केई कहां से आई थी? पोटेंशियल एनर्जी सर। मतलब एट द एंड क्या मैं यहाँ पे डायरेक्टली पी बोल दूं? सोचें जरा बात को। यस सर। बीच में उसका फॉर्म चेंज हुआ, लेकिन मैग्नीट्यूड में, अमाउंट में तो उतनी ही थी ना। अगर मैं ये कहता हूं बेटा कि ये 10 जूल की पी थी, तो वही 10 जूल की पी केई में बन गई और वही केई अब जाके खत्म हो गई, है ना आंसर सही? अब Yes, वर्क sir. डन का फॉर्मूला क्या होता है? Yes. तो वर्क का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू जो भी करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू टाइम्स ऑफ n इनटू करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट, आगे हमें लिखना है mgh। n इस सिचुएशन में क्या होगा? तो n इस सिचुएशन में mg हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हम देखेंगे तो ये नीचे mg और ये ऊपर n, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू mgh। आप देखेंगे कि यहां से ये mg फैक्टर यहां से और यहां से कैंसिल हो गया और आपको मिला s इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय म्यू। h का वैल्यू हमें बताया है 1.5 और म्यू का वैल्यू हमें बताया है 0.2, विच गिव्स मी 15/2 यानी कि 7.5 मीटर। अब इस लाइन को आप अच्छे से चेक करें, ये जो P से Q लाइन है, इसकी टोटल विड्थ कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है इसकी? 15 मीटर। और ये जाके 15 कहाँ रुक मीटर। रहा है, हमारा ब्लॉक जाके कहाँ रुक रहा है? 7.5। मतलब मिड पॉइंट पे। क्लियर हुई बात? यस। आइए एक और देखते हैं इसी तरीके का प्रॉब्लम। अब इसमें भी आप अगर दिमाग चलाएंगे तो बगैर कैलकुलेशन के आप अपना काम पूरा कर लेंगे, बगैर कैलकुलेशन के, लिटरली कोई पेन पेपर भी चलाने की आपको जरूरत नहीं होगी, आपने सिर्फ अच्छे से सोचना है इस पे। ये कह रहा है कि इस तरीके से एक स्लाइडिंग सिचुएशन है हमारे पास, 1 मीटर की हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है 2 किलोग्राम का, ये छोड़ा गया और आगे जाके रुक गया। तो वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज, ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज, कितना काम फ्रिक्शन के लिए या फ्रिक्शन के अगेंस्ट में यहां पे करना पड़ा? आइए निकालते हैं इसको। सबसे पहले इसको केयरफुली समझें कि ये 2 किलोग्राम का मास था, यहां पे आपने होल्ड करके रखा था इसको, तो इसके पास कौन सी एनर्जी है फिलहाल? फिलहाल कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल। Potential. तो मैं एक काम करता हूँ, वो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करता हूँ।
mgh m2 g10 h1। तो इसके पास कितनी एनर्जी थी? 20 जूल। 20 जूल। क्या यहाँ आते आते पूरी खत्म हो गई? Yes, sir. किसने यस। खत्म किया? Kinetic फ्रिक्शन। energy. किसने खत्म किया? काइनेटिक खत्म थोड़ी हो, काइनेटिक में तो कन्वर्ट होती है। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ने खत्म किया, रुकाया ना रे बेटा इसको। क्या तुम्हारा दिमाग चल रहा है? इसको रुकाया नहीं, रुका के नहीं रुका ये। यस। तो जब यहाँ टॉप पे था तो कितनी एनर्जी थी इसके पास? 20 जूल। वो नीचे आई, वो काइनेटिक में कन्वर्ट हुई, वो वर्क डन हुआ, जो भी कहानी चली होगी, वॉट एवर द स्टोरी इज बिहाइंड द प्रोसेस, लेकिन एट द एंड उसका कंक्लूजन तो यही है कि यहाँ आने के बाद इसकी एनर्जी खत्म हो गई पूरी। Yes, sir. और इसकी पूरी एनर्जी खत्म किसने की? फ्रिक्शन। तो कितनी थी एनर्जी? 20 जूल। तो वर्क डन कितना हुआ? खत्म। जितनी एनर्जी थी उतना ही वर्क डन हुआ होगा। 20। जितनी एनर्जी थी उतना ही तो वर्क डन हुआ होगा, और क्या सोचना है इसमें? अरे हाँ या ना? यस। Yes. ठीक है। जितनी एनर्जी उसके पास थी वो सारा का सारा वर्क डन हुआ अगेंस्ट द मोशन और खत्म हो गए, वो रुक गया जाके। तो फ्रिक्शन का काम कितना हुआ? फ्रिक्शन का काम ही एनर्जी को खा जाना। तो 20 जूल को खा गया, वो उतना काम कर दिया उसने, रुका दिया उसको जाके। आ रहा है ना समझ में? हाँ, Yes, sir. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ा ध्यान लगाएं आप। इफ यू थ्रो अ बॉडी अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, तो एक बॉडी को हमने 4 मीटर पर सेकंड जो है ना ऊपर थ्रो किया। At what height its kinetic energy reduces to half of its initial value? कितनी हाइट पे जाने के बाद उसकी एनर्जी जो है ना हाफ हो जाती है? बड़ा आसान है। देखिए, बॉडी का मास तो हमको गिवन नहीं है इसमें, तो मैं एक एनर्जी मेथड से ही करता हूं और बड़े आसान तरीके से। मैं इसमें कोई काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाना पसंद नहीं करूंगा। एनर्जी मेथड से करते हैं, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो देखो बेटा, ये बॉडी हमने थ्रो की 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, और इसका मास मैं मानता हूं m। तो जब हमने इसको थ्रो किया ना, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी इनिशियल। कितनी थी निकालते हैं, आ जाओ। हाफ जो भी मास रहा होगा इंटू 4 का स्क्वायर। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी हो गई उसकी? 8 m जूल। m माने मास, उसका जो भी मास है, 2 किलो 5 किलो 10 किलो वट एवर। क्वेश्चन में दिया नहीं है इसलिए लिख नहीं रहे हैं। कैसा नो? यस। Yes, sir. अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने ऊपर थ्रो किया है, ये पता नहीं कितनी हाइट पे जाएगा, हमें एग्जैक्टली पता नहीं। बहुत बड़ी हाइट पे ये जाने वाला है, बट हमें ये पता करना है कि वो कौन सी हाइट होगी जब इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाती है। मतलब एक सर्टेन हाइट मान ली हमने यहाँ पे। इस हाइट पे क्या हुआ, लेट्स से कि ये h है। इस हाइट पे क्या हुआ कि इसकी जो फाइनल के है, यहाँ पे जो मैं फाइनल लिख रहा हूं इस पॉइंट के हिसाब से, ठीक है ना, इस कैलकुलेशन के हिसाब से मैं इसको फाइनल बोल रहा हूं, हालांकि ये बहुत ऊपर जाने वाला है। तो फाइनल के जो यहाँ पे हम लोग मेंशन करना चाहते हैं वो कितनी है? तो इनिशियल की आधी है। इसका मतलब ये 4 m जूल हो जाएगी। करेक्ट है? ये सुनो, अब बच्चों मुझे ये बताओ कि यहाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? 8 m को आधा कर दिया मैंने, 4 m हो गया। ये क्लियर हुई ना बात? अरे हाँ या ना? यस। जल्दी से रिस्पॉन्स करें यार। अब मुझे बताओ चेंज कितनी हुई एनर्जी? तो क्या 4 मैं, एम। हाँ वेरी गुड। फाइनल, सॉरी इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं। इस प्रोसेस में जाते जाते जो एनर्जी का चेंज हुआ वो लिखते हैं। तो 8 m थी, 4 m हो गई, तो चेंज भी हो गया हमारा 4 m जूल। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो काइनेटिक एनर्जी इतनी घटी है, चेंज हुई है, ये किस में कन्वर्ट हो गई? किस में कन्वर्ट हुई बेटा? ये ऊपर जा रहा है, हाइट गेन कर रहा है वो। यस, Potential energy. हाँ बिल्कुल सिंपल।
क्या ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सी बात है। अगर कोई चीज हाइट पर जा रही है तो वो पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रही है, अगर वो हाइट से नीचे उतर रही है तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रही है, अगर रास्ते में कुछ फ्रिक्शन है तो वो एनर्जी को खा रहा है। बस 2-3 बातें याद रखें, एनर्जी को कम कर रहा है फ्रिक्शन, रुकावट। तो यहां जो काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का चेंज तो हमने निकाला 4m, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। मास काट दो, जरूरत ही नहीं थी। तो कैलकुलेशन के बाद हमें पता चला h इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई g, ये हो गया 4, g का वैल्यू है 10, आंसर आया 0.4 मीटर। दैट्स इट। ये रहा ऑप्शन हमारा। अरे ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें, 4 मीटर है, 2 मीटर है, 1 मीटर है, नन ऑफ दीज है। तो हम चॉइस क्या करेंगे अब? नन ऑफ दीज, क्योंकि हमारा आंसर क्या आ रहा था? 0.4 इनमें से है क्या? नहीं। विल मेक अ चॉइस ऑफ नन ऑफ दिस। हालांकि नन ऑफ दिस हटा के 0.4 लिखता तो ज्यादा बेहतर होता, एग्जैक्ट आंसर का क्लेम किया जाता है। एनीवेज, किसी रेफरेंस में से मैंने उसको चॉइस किया था तो उसमें वैसा था, तो वैसे ही रख दिया मैंने। ओके विद दिस? यस सर। तरीका समझ आ रहा है ना कैसे करते हैं इसको? आइए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं। केयरफुली करना है आपने ये चीजें, गड़बड़ नहीं करेंगे। आपको ये फंडामेंटल पॉइंट दिमाग में बैठ रहा है ना कि अगर कोई चीज हाइट पे जा रही है तो वो क्या गेन करेगी? पोटेंशियल एनर्जी। गेन करेगी। बस चीजों को समझें, आसान है, ठीक है ना? अच्छा, एक स्टोन है, इसको हमने प्रोजेक्ट किया वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ हमने इसको प्रोजेक्ट किया। अब ये जा सकता है मैक्सिमम हाइट एच पे। तो हमको तो इसने इनिशियली ये बताया नहीं है कि कितनी वेलोसिटी से इसने प्रोजेक्ट किया, हमें ये नहीं बताया इसने। बस इसने कहा कि जितनी भी वेलोसिटी से हमने इसे प्रोजेक्ट किया होगा ये मैक्सिमम हाइट अटेन करता है एच। तो चले ये ग्राउंड लेवल है मान लें। अब यहाँ पे ये स्टोन प्रोजेक्टेड है, वी डोंट नो कि एग्जैक्टली इसकी वेलोसिटी कितनी है, बट एज पर क्वेश्चन अगर इसको पूरा फ्रीडम दिया जाए कि भाई जहां तक जाता है जा, तो ये जा सकता है मैक्सिमम हाइट एच तक। इट कैन गो टू अ मैक्सिमम हाइट एच। अच्छा, जब ये यहाँ पहुंचेगा, ये बताएं आप मुझे, जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल आएगी, पी आएगी। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो हो जाएगी एम जी एच। ज्यादा से ज्यादा जो एनर्जी उसके पास आ सकती है वो इतनी आ सकती है एम जी एच। करेक्ट है? yes or no? यस सर। सर अब हमसे वो ये पूछ रहा है कि जब ये स्टोन 3h/4 पे रहा होगा। अच्छा, एक और बात है बेटा, बड़ी मजेदार बात, यहाँ पे हमने इसको कुछ काइनेटिक एनर्जी दी होगी तभी तो ये ऊपर गया होगा ना, है कि नहीं? यस सर यस अगर मैं यस ऐसा सर। लिखूं, अगर बेटा मैं ऐसे लिखूं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh, तो गलत नहीं होना चाहिए। सही लिखा? सोचो सोचो। आप बोलेंगे सर पोटेंशियल mgh है, काइनेटिक को आपने mgh कैसे लिखा? अरे ध्यान दे बेटा, यहां जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी आई है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो यही काइनेटिक एनर्जी थी ना, क्योंकि यहां जो मैंने काइनेटिक एनर्जी दी उसी को लेकर के ये हाइट पर गया और इतनी पोटेंशियल एनर्जी बनाई। तो यहां जो भी पोटेंशियल एनर्जी बनी होगी उसका रीजन, उसका सोर्स यही काइनेटिक एनर्जी तो थी। क्लियर है बेटा? यस यस सर। यस सर इसका मतलब टेक्निकली देखा जाए तो यहां मौजूद काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए mgh के। करेक्ट है बात? यस सर। अब हम पहुंचते हैं किसी सर्टन हाइट पर एज पर क्वेश्चन 3h/4। तो चलो मान लेते हैं कि वो 3h/4 हाइट इधर है, ठीक है ना? दिस हाइट वी आर रेफरिंग एज 3h/4। अब बेटा 3h/4 की खासियत क्या है पता है? कि 3h/4 ये हाइट पर है, इसका मतलब इसके पास पोटेंशियल भी है कि नहीं? यस सर। और इसके बाद ये और ज्यादा ऊपर जाने भी वाला है, इसका मतलब इसके पास और साथ में एक और चीज है, बोलो क्या? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक भी है। शाबाश। अगर सोचा जाए तो ये पोटेंशियल जो इस जगह कैलकुलेट कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो काइनेटिक एनर्जी है वो सब मिला के भी बच्चों mgh के बराबर ही होना चाहिए।
करेक्ट। ये वाली पोटेंशियल है, इस जगह वाली पोटेंशियल, ये फाइनल नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा फाइनल बोल दूं, ऐसे बोल दूं कि ये एफ है, ठीक है। तो यहां जो पोटेंशियल है और यहां जो चलने की वजह से काइनेटिक है, वो दोनों मिला के भी एमजीएच ही होना चाहिए। क्लियर? Yes, sir. कैसा क्या? तो चलो मानते हैं कि हम 100 जूल की काइनेटिक एनर्जी से लेके निकले, एकदम टॉप पर गए, तो वो 100 जूल की क्या बन गई? Potential energy. पोटेंशियल। लेकिन अगर हम बीच में कहीं हैं, तो वहां दो चीजें होंगी, दो एनर्जीज बनेंगी, कौन कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक। लेकिन प्लस इसका काइनेटिक। अभी भी 100 ही होगा ना, Yes, sir. क्योंकि हमने दी Yes. तो 100 थी। उसका फॉर्म अलग अलग होगा, कुछ हिस्सा पोटेंशियल बनेगा, कुछ हिस्सा काइनेटिक बनेगा। तो हमने दी कितनी एनर्जी? mgh। फाइनली जब वो पोटेंशियल के फॉर्म में पहुंची तो भी उसका मैग्नीट्यूड mgh। बीच में अगर वो पोटेंशियल और काइनेटिक के फॉर्म में है, तब भी उसका नेट वैल्यू mgh ही होना चाहिए। क्लियर है बेटा? यस Yes. आप सोचो कि यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो आंसर है बेटा mg 3h/4. शाबाश 3h/4 प्लस के कितनी है, हमें ये एग्जैक्टली पता नहीं है, तो दैट विल बिकम इक्वल टू mgh। अब आप इसको सब्सट्रैक्शन में ले जाएं, तो के इज इक्वल टू mgh माइनस mg 3h/4। इसमें से चीजें आप कॉमन ले लें, तो आप देखेंगे कि ये हो गया mgh, मैंने यहाँ पे कॉमन लिया 1 माइनस 3/4। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये बन जाएगा के इज इक्वल टू mgh/4। करेक्ट है? ये सुनो, Yes. अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई रेशियो निकालें, के और पी का रेशियो निकालें इस जगह पर, तो हम तैयार हैं। रेशियो के और पी का निकालना है, तो इस जगह पर के डिवाइडेड बाई पी। अब आप मुझे बताएं, इस जगह पर के कितनी है? कितनी है के? 3h/4. शाबाश। और इसी जगह पर पी कितनी है? mg 3h/4. शाबाश, mg 3h/4। जो चीजें कैंसिल हो सकती हैं कैंसिल कर दें, ये mg कैंसिल हो गया, ये mg कैंसिल हो गया, ये h और ये h भी कैंसिल हो गया, ये 4 और ये 4 भी कैंसिल हो गया, ले दे करके बच गया 1/3, यानी कि 1:3। ये हो गया आपका आंसर डन। क्लियर भी बेटा बात? Yes, sir. ओके। तो इसमें ना प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए। अक्सर हम थोड़ा सा कंफ्यूज कंडीशन में चले जाते हैं कि ये कौन सी एनर्जी, वो कौन सी एनर्जी। प्रैक्टिस करें, आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीजें आती जाएंगी, और ज्यादा कॉन्फिडेंस से आप इन चीजों को करेंगे। अब हम समझ रहे हैं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए इतना ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट हो रहा है हमारा। यही अगर हम अकेले करते बैठेंगे 10 सेकंड में आंसर। ठीक है। अच्छा, मेरे माइंड में इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, लेट्स, क्वेश्चन का स्टेटमेंट तो नहीं है, बट आई जस्ट हैव अ क्वेश्चन इन माय माइंड। उस हिसाब से मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं, आप इसको ट्राई करें। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, ऊपर से ड्रॉप किया। लेट्स से कि ये ग्राउंड लेवल है, ये ऐसे, और ये ऑब्जेक्ट है, और इसको हमने ऊपर से ड्रॉप किया है। द ऑब्जेक्ट हैज बीन ड्रॉप्ड, यानी कि समझने वाली बात यह है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। कितनी हाइट से हमने इसको ड्रॉप किया? तो लेट्स से कि हमने इसको टोटल हाइट से जो ड्रॉप किया है वो h है। कितनी हाइट से हमने इसको ड्रॉप किया? तो द क्वेश्चन सेज कि वो कौन सी जगह होगी, वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पे इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो, के और पी का जो रेशियो है वो 3/4 हो जाएगा। ये पता करना है आपको। के और पी का रेशियो 3:4 होता है, ऐसे बोला इन्होंने। वो कौन सी हाइट होगी जहां पे के और पी का रेशियो 3:4 होता है? क्वेश्चन आया समझ में? यस, let's sir. write the question. Find height from ground at which this is the condition, के और पी का रेशियो जो है वो 3:4 हो जाता है।
कैसे करें? थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा ट्रिक्स इसमें लगानी पड़ेंगी। पूरा एनर्जी मेथड से भी कर सकते हैं, लॉन्ग कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। बट लेट्स से कि ये फाइनली ऐसे नीचे आ रहा है। लेट्स इमेजिन, अच्छा बच्चों जब ये नीचे गिरेगा तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? फॉर्म क्या होगा एनर्जी का? काइनेटिक एनर्जी। पूरी की पूरी 100% काइनेटिक। शाबाश। और जब ये यहाँ हाइट पे है तो इसका फॉर्म कौन सा है एनर्जी का? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। तो फिलहाल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी mgh। जब नीचे गिरेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगी mgh, क्योंकि सारी की सारी पोटेंशियल कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक। अब हमारा इंटरेस्ट ये है कि 3/4 का रेशियो कहां बनेगा? दैट्स अ रियली टिपिकल केस। तो चलो मानते हैं कि कोई एक x डिस्प्लेसमेंट इसने कर लिया। कितना नीचे आया ये? x। तो बचा हुआ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? h माइनस एक्स। ग्राउंड से h माइनस एक्स और ऊपर से x। समझ रहे हैं बेटा? यस सर। तो मैं सबसे पहला काम ये करना चाहता हूं कि जब ये x इतना डिस्प्लेसमेंट कर लेता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मैं ये निकालना चाहता हूं। और काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मैं एनर्जी मेथड से भी कर सकता हूं, चूंकि ये फ्री फॉल कर रहा है इसलिए काइनेमेटिकल इक्वेशन भी मैं लगा सकता हूं। तो मैं काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाना फिलहाल प्रेफर कर रहा हूं। तो मैंने काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाई, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ध्यान से देखें बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2gx। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। क्या कहते हो? अगर मैं ये मान के चलूं कि भाई इस जगह पर आने के बाद इसकी वेलोसिटी v है, तो मैंने वेलोसिटी निकाल ली। क्लियर हो गया बेटा बात? अरे हाँ या ना, जल्दी से बोले। यस सर। अब आते हैं केईपीई के फॉर्मेट पे। के फॉर्मेट पे ध्यान दें बेटा, केई बाई पी इसी जगह पे निकालना है हमको, इसी जगह पे, इसी को रेफरेंस मानते हैं। तो केई का फॉर्मूला क्या है? हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी का फॉर्मूला क्या है? एम जी, बोलो क्या? h माइनस एक्स। वेरी गुड। कि पोटेंशियल एनर्जी तो हमेशा ग्राउंड की हाइट से गिनी जाती है, ग्राउंड से कितना ऊपर है वो देखा जाता है। के का फॉर्मूला वेलोसिटी पे आएगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला हाइट पे आएगा। तो इस जगह पे इसकी हाइट h माइनस एक्स है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी लिखते वक्त h माइनस एक्स लिखना पड़ा। अच्छा, केईपी का रेशियो कितना एक्सपेक्टेड है? 3/4 इक्वल मास तो पहले ही निपटा दो, आप काट दो बेटा, बात खत्म करो। v स्क्वायर की जगह पे आप चाहो तो लिख सकते हो 2gx, लिख सकते नहीं लिख सकते? ये v स्क्वायर अभी इधर तो निकाला यहां से, डिवाइडेड बाय बेटा ये 2 नीचे ले लो आप, हाफ का जो 2 है ना उसको नीचे ले लो, ये डिनोमिनेटर में आ गया। फिर ये g, अच्छा हम g भी काट सकते थे उसी वक्त, लेकिन चलो ठीक है अब कैंसिल करते हैं। तो हम देखेंगे कि यहां से ये 2g फैक्टर भी निपट गया। तो दिस ओवरऑल इज बिकमिंग 3/4 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय h माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो दिस इज 3h माइनस 3x इज इक्वल टू 4x। तो 3h is equal to 7x. Therefore, x is equal to 3h by 7. आया बच्चों समझ में? Yes. यस सर। बट Yes, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये आंसर नहीं है, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, ये तो हमने x निकाला है, इसने हमसे क्या पूछा था? हाइट कहां से पूछा इसने हमसे? ग्राउंड से। हाइट देखो कहां से पूछा इसने? ग्राउंड से। तो हमको x नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है? हाइट। h माइनस एक्स निकालना है। हाइट का मतलब यहाँ पे h माइनस एक्स होगा। तो हाइट फ्रॉम ग्राउंड अगर निकालते हैं हम, तो हमें फिगर आउट करना होगा h माइनस एक्स। x का वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 3h by 7। दिस कैलकुलेशन विल बिकम 4h by 7। ये हमारा आंसर है, दिस इज द आंसर, ये नहीं आंसर।
ओके विद दिस? यस सर। सो इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। सो ये एक एडिशनल एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया। ठीक हो रहा है? यस। यस सर। आइए एक आधा और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। आई होप आप ये सारी चीजें ठीक ठाक तरीके से समझ पा रहे हैं जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं यहाँ पे। इसी सीक्वेंस में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अपने पास, आइए देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें थोड़ा सा हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के अलावा स्प्रिंग वाली एनर्जी को भी ऐड कर दिया। एक 2 किलोग्राम का ब्लॉक है और ये 0.4 मीटर की हाइट पे था और वहां से उसको ड्रॉप किया। इस पे ड्रॉप किया तो एक स्प्रिंग पे ड्रॉप कर दिया और स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है 1960। तो स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना होगा ये पूछ रहा है। तो मैं एक अरेंजमेंट आपके सामने बना के बताता हूं। लेट्स से बेटा कि ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये ऑलरेडी किसी हाइट पे है और ये स्प्रिंग का बेस यहाँ पे ऐसा, स्प्रिंग पे एक छोटा सा मैं फ्लैट पोर्शन बता रहा हूं ताकि ये ब्लॉक को रेस्ट करने में आसानी हो। और ये इसके नीचे स्प्रिंग है, ये ऐसे, और ये स्प्रिंग लाइक दिस। अब ये जो हाइट गिवन है ना, यहां से ब्लॉक की हाइट ये कितनी है बेटा? पढ़े क्वेश्चन आपने? 0.4 मीटर। और स्प्रिंग का अपना खुद का कुछ फोर्स कांस्टेंट है के, और वो है 1960 न्यूटन पर मीटर। अब ये ब्लॉक हमने गिरा दिया स्प्रिंग पे, ठीक हो रही है बात? तो क्वेश्चन पूछ रहा है स्प्रिंग कितना कंप्रेस होगी। तो एक सिंपल सी बात सोचें आप, ये ब्लॉक जब हाइट पे है तो इसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। जब ये स्प्रिंग पे गिरेगा तो क्या ये स्प्रिंग को दबाएगा? Yes. तो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी जो ब्लॉक के पास थी, क्या वो हाफ kx नाम की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग? यस। अरे हाँ या ना? यस। ओके। Yes. अब जरा सोचें, ये स्प्रिंग जब दबेगी ना तो हो सकता है कि स्प्रिंग हमको ऐसी नजर आए। यहां हमसे गलती होगी, ठीक है, और एक सीरियस मिस्टेक होगा यहां से, इसलिए मैं एक अलग डायग्राम का इस्तेमाल करते हुए आपको बना के बता रहा हूं। ये सिचुएशन है और ये ब्लॉक इस पे पड़ गया ऐसे। अब जरा ध्यान से देखो तो स्प्रिंग कितना नीचे दबी? x है कि नहीं? और ये ब्लॉक बेसिकली कहां से आ रहा था? 0.4 मीटर। तो ब्लॉक में टोटल कितना नीचे आया ब्लॉक? 0.4 plus x. शाबाश, 0.4 प्लस एक्स। तो जब हम ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस बनाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस, तो इस जगह से बनाना पड़ेगा हमको, क्योंकि यहां से भी और ब्लॉक और नीचे गया, मतलब और थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की स्प्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो गई, स्प्रिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो जब यहां मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? सोच के बताएं, क्या लिखूंगा मैं? एम जी। सिर्फ एच के नाम पे 0.4 में नहीं लिख सकता। प्लस एक्स। हाँ, तो हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे H प्लस एक्स, क्योंकि हम थोड़ा और नीचे जा रहे हैं और नीचे जाने के प्रोसेस में जो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई होगी वो भी स्प्रिंग में ही भरी गई, वो भी स्प्रिंग के अंदर चली गई हाफ की एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। क्लियर हुआ बेटा? यस और नो? यस सर। चलिए नंबर पुट अप करें। तो पूरा 0.4 प्लस एक्स करना पड़ा। चलिए नंबर्स पुट अप करते हैं। तो ब्लॉक का मास 2 किलोग्राम, जी का वैल्यू हम यहाँ पे 9.8 लेंगे। क्यों लेंगे आपको अभी समझ में आ जाएगा। एच का वैल्यू हमने लेना है 0.4 प्लस एक्स हमें निकालना है, ये हो गया हाफ इंटू ये हो गया 1960 इंटू करस्पॉन्डिंग एक्स का स्क्वायर। ठीक हो गई बात? यस। Yes, sir. 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 2 जब हम करते हैं ना तो ये हो जाता है बेटा 19.6।
0.4 x is equal to, this is half 1960 x स्क्वायर। अब आपको समझ में आया जी मैंने 9.8 क्यों लिया। देखो यहाँ 19.6 और ये 1960, इन दोनों का कैंसिलेशन अगर यहाँ पे करेंगे तो ये सीधे सीधे 100 हो जाएगा। क्लियर हुई बच्चों बात? दो डेसिमल ही तो शिफ्ट करने थे। फिर ये 2 यहां से काट दो, ये 100 को कर दो 50, तो ओवरऑल इक्वेशन अब ऐसी नजर आने लग गई, 0.4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 50x स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म अगर हम दे देते हैं तो हमें ऐसा मिलेगा 50x स्क्वायर माइनस x माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0। देखो हमने सही किया, यस। Yes. अब इसके दो रूट्स बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी ऐसी है 10x minus 1 and then 5x plus 0.4 is equal to 0. I think करेक्ट है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करें, यही इक्वेशन आ जाएगी। मल्टीप्लीकेशन 0.4 और एडिशन 1, देखें 50.4 4 5 बराबर, करेक्ट है ना? ऐसे नंबर्स ढूंढते हैं ना हम जिनका मल्टीप्लीकेशन और एडिशन इस फैक्टर्स के बराबर हो जाए उसके। आपको ऐसे नहीं आ रहा तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। एंजॉय योरसेल्फ। अच्छा, इसके दो आंसर्स बनेंगे। इधर वाला आंसर क्या बनेगा? 10x minus 1 is equal to 0, यानी कि 10x is equal to 1, which means x is equal to 1 by 10, that is 0.1। और इधर वाला आंसर क्या बनेगा? 5x plus 0.4 is equal to 0, which means 5x is equal to minus 0.4। इधर ही इसको रिजेक्ट कर दो, नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। खाली स्प्रिंग का कंप्रेशन निकालना है ना, नेगेटिव कहां से आएगा वो तो। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? 0.1। ये रहा 0.1। ठीक है बच्चों? Yes, sir. अब इसमें गलती कहां होती है? गलती यहाँ पे ये होती है कि इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी लिखते वक्त हम सिर्फ mgh लिखते हैं, x को भूल जाते हैं। मतलब ये जो फर्दर नीचे और थोड़ा सा नीचे x आ रहा है ना, ये भी हाइट का कन्वर्जन स्प्रिंग की एनर्जी में हुआ होगा ना। तो हम Yes, यहाँ sir. गलती करते हैं और ये x छोड़ देते हैं और mgh इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर से जल्दी से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत होगा इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त। ओके विद दिस? Yes, sir. तो चलिए फिर आज के लिए इतना काफी है, यहाँ पे रुक जाते हैं हम लोग। अगली क्लास में इसके आगे के न्यूमेरिकल्स के साथ कंटिन्यू करेंगे।